Good morning. So next we are going to discuss Bohr's model of atom. ठीक है. So this is Bohr's model of atom. ये बोर्स मॉडल में पढ़ते हैं आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. यहाँ बोलोगे आप आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोर गिव अ न्यू मॉडल विच इज नोन एज बोर मॉडल ऑफ एटम. और अगर बात करें इसमें हम लोग व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, उसको जरा हम यहाँ देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्टुलेट्स. ठीक है, ऑफ बोर्स मॉडल. तो पोस्टुलेट से पहले यहाँ पर एक बात ये भी यहाँ जान लो आप कि जो बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो पीछे आप पढ़ चुके हो आप, तो उस पर बेस्ड है और उसका फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा. ठीक है, सो इसलिए एक बार उसको आप रिवाइज भी कर लेना ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं. सो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एटम के बारे में. तो अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एटम दो पार्ट से बना हुआ होता है. पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट, तो यहां बोल सकते हो आप एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. उसमें से एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग है न्यूक्लियर पार्ट. सो वी कैन कॉल इट फर्स्ट वन, दिस इज न्यूक्लियर पार्ट. इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा. और इसका सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम लोग है दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एक पार्ट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर का जगह, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, ये बात को पहला पॉइंट. अगर बात करें हमने यहाँ पर फिर इसी में यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन दे आर इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस. तो यहाँ बोल सकते हैं इस तरह का कि बीच में हो जाएगा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ सर्कुलर पाथ होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. और जो सर्कुलर पाथ होगा उसको बोलते हैं हम लोग दिस इज नोन एज सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट. ठीक है, फिर यहाँ एक पॉइंट ये भी यहाँ से ध्यान देना आप लोग कि ऑर्बिट जो होगा या फिर सेल जो होगा दे हैव फिक्स एनर्जी. जहां इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, दिस ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी फिक्स होगा, वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, अपने आप चेंज नहीं होगा. जब तक वो इस ऑर्बिट में है तब तक इसका एनर्जी क्या होगा, फिक्स होगा. इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया सेल और ऑर्बिट दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है, तो यहां बोल सकते हो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी, ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है, जिसका एनर्जी फिक्स होता है. फिर यहां आप सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं इस वाले पार्ट में. ठीक है, तो यहां जो आपके पास सेल होगा, ऑर्बिट होगा, उसको हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं, यहाँ बोल सकते हो ऑर्बिट्स आर नंबर्ड एज दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. इस तरह से आपका यहाँ पर ही इसका हम लोग नंबरिंग देते हैं. और सिंबल क्या इस्तेमाल होगा, तो पहला ऑर्बिट का सिंबल हो जाएगा के, हो जाएगा दिस इज एल एम एन. फिर यहाँ अगर 5 होगा दिस इज ओ हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज सिंबल ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट. तो फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट. यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे एनर्जी ऑफ each ऑर्बिट is fixed and it increases as one moves from nucleus. तो अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा. जैसे अगर बोले हम एनर्जी ऑफ के सेल से ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ एल सेल, इससे ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ एम सेल. इसी तरह से ऑर्डर फॉलो करेगा. ठीक है, तो सबसे नजदीक से अगर बात करें, यहाँ पर न्यूक्लियस था बीच में, तो पहला ऑर्बिट हो गया दिस इज के सेल हो गया, दिस इज सेकंड सेल, ये हो जाएगा थर्ड सेल,
तो अगर बात करें हम लोग तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कम होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी होगा एल सेल में, उससे ज़्यादा एनर्जी होगा एम सेल में, उसी तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट का हम लोग। तो जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी आल्सो बी फिक्स्ड एंड दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अब ये बोलोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड इज फिक्स्ड एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो अगर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम लिख रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम पर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज mvr, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ मास हो जाएगा, वेलोसिटी और रेडियस हो जाएगा। इस ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। n जो होगा n इज इंटीजर, इट कैन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आ जाएगा। और h यहाँ पर क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पर अगर बात करूँ इस वाले पार्ट में, तो यहाँ 1 क्या होगा, सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड यहाँ पर 1 क्या होगा, दिस इज ऑर्बिट। अगर निकालना होगा आपका पहला ऑर्बिट का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ 1 पुट कर दो आप। अगर निकालना होगा सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ 2 पुट कर दो आप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका एनर्जी फिक्स रहेगा किसी ऑर्बिट पर, लेकिन अगर सपोज वो इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, सपोज उस पर फोटोन अब्जॉर्ब किया, लाइट अब्जॉर्ब किया, तो उसका एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो इट कैन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, ये जंप कर जाएगा। उसका उल्टा, अगर कभी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल जंप करके आएगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो इट विल इमिट फोटोन और यू कैन से इमिट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन अ सेल। ठीक है, बट एज इलेक्ट्रॉन jump from lower energy level to higher energy level it will absorb, या बोल सकते हो it will do so by absorbing photon of suitable wavelength। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना आप लोग कि वैसे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहेगा किसी सेल में अगर होगा तो, लेकिन जैसे ही अगर वो जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, तभी जंप करेगा जब वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ या सुटेबल एनर्जी। जैसे अगर यहाँ बोलते हैं, आप यहाँ देखो डायग्राम में, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया या फिर एक सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर ही था और इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जरूर इसने अब्जॉर्ब किया होगा फोटोन, तभी इसका एनर्जी इंक्रीज कर गया और वो हाई एनर्जी लेवल में चला गया। इट विल अब्जॉर्ब सम फोटोन, फोटोन अब्जॉर्ब करेगा तभी वो ऐसा जंप होगा। तो अगर हम ये बोले कि सपोज दिस इज एनर्जी, इसका E1 मानते हैं, इसका एनर्जी हम E2 मान लेते हैं, तो दिस इज हाई एनर्जी लेवल, यहाँ बोलोगे डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा E आएगा, दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर आएगा। ठीक है, EP के बराबर आएगा। तो यहाँ पर EP मतलब आपको मालूम है h न्यू बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं c बाई लैम्डा ही बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। इसका 6th पॉइंट क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा, कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में कभी जंप करता है तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो इमिट करेगा तो वो बाहर आएगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, या बोलो फोटोन बाहर आएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू any of
any of the orbit by releasing energy in the form of फोटोन, ठीक है, या बोल सकते हो आप लाइट, मतलब लाइट इमिट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो इमिट करेगा फोटोन, या बोलो एनर्जी, या बोलो लाइट, ठीक है। सो यहाँ बोल सकते हो डायग्राम फॉर्म में इस तरह से कि अगर ये न्यूक्लियस था, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ जंप कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, सपोज हाई एनर्जी जैसे E2 था, E1 इसका एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा E डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 किसके बराबर आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर आ जाएगा। एंड आपको मालूम है दिस इज एच न्यू या फिर hc बाई लैम्डा, ठीक है। तो नेक्स्ट पर हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तभी करेगा जब उस पर नेट फोर्स जीरो काम करेगा, मतलब जो फोर्स काम करेगा न्यूक्लियस की तरफ उसके बराबर फोर्स काम करेगा न्यूक्लियस से बाहर, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, तो वो रिवॉल्व करता रहेगा ऑर्बिट में। अगर कोई फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो या तो सेंटर पे आ जाएगा, या तो न्यूक्लियस पे आ जाएगा, या तो एटम से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विल बी बैलेंस्ड बाय force acting outward, or we can say away from the nucleus, that is which is known as centrifugal force, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हो आप कि सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v है इसका, वेलोसिटी इज v, मास इसका कितना होगा, मास इसका m है। तो इस सपोज न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का चार्ज है जिसे ZE प्लस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज है, तो इसके पीछे फोर्स काम करेगा which is known as अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक फोर्स काम करेगा अंदर की ओर, उसका वैल्यू आएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, जिस काम करेगा सेंटर की ओर, दिस इज हो जाएगा ये होगा ZE इंटू E बाई R स्क्वायर, दिस इज KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर, सेंटर से दूर, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इसका वैल्यू क्या आता है, तो अगर बात करें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सो वी कैन राइट हियर F इक्वल टू, दिस इज जाएगा mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। सो दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पर ही, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ बोलोगे दिस इज KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर बाई r आएगा। सो दिस इज एक फोर्स काम कर रहा है सेंटर की ओर, एक फोर्स काम कर रहा है सेंटर के बाहर, बिकॉज ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दोनों बराबर होगा तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ नोट करना है, आप नोट इस तरह कर सकते हैं यहाँ पर आप कि बोर्स मॉडल जो है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है थ्योरी, ठीक है। यहां बोलोगे आप दिस इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जांपल क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, या बोलो हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 एटसेट्रा। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैलिड है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स मॉडल। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। तो यहां पर हम पहले बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। जिस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा वो हम पता लगाना चाहते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ क्या फॉर्मूला आपको मिला है, तो एक फॉर्मूला मिला आपको एंगुलर मोमेंटम से, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई
एक फॉर्मूला मिला आपको, फोर्स जब बैलेंस किया, दिस इज के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपके पास दो ही यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो यहाँ आपके पास दो ही मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर हम इसको सपोज 1 बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं 2, तो अगर आप सॉल्व करो इक्वेशन 1 को, तो फ्रॉम 1 यहाँ वेलोसिटी कितना आएगा, यहाँ से सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू दिस इज एन एच बाई 2 पाई और यहाँ पर m इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 2 में, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप पुट कर दो वैल्यू ऑफ v, कहाँ पर पुट करो आप, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो आप। तो यहाँ v है तो v स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर कर दो, सो यहाँ आ जाएगा दिस इज के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई आर था, और v का यहाँ स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर कर दो, दिस इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, उसको कैंसिल कर लो आप, जैसे m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ एक r बच गया है आपके पास है, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे, तो r इक्वल टू यहाँ से लिख लोगे आप, दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m एक रह जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट क्या है, दिस इज k होगा, z होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ रेडियस। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, तो h इज प्लस कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट ही है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल केवल क्या होगा, n होगा, कौन से ऑर्बिट पे हम निकालना चाह रहे हैं रेडियस, और किस एटम के लिए, तो हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस किसके लिए, तो वेरिएबल केवल n और z होगा। यहाँ बोलोगे आप h m k और e दिस आर कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू पुट कर दो आप, तो पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, सभी कांस्टेंट वैल्यू आप पुट करके इसको आप सॉल्व कर दो आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको रेडियस का फॉर्मूला, तो उसको यहाँ हम देखने वाले हैं। सो वी गेट हियर फॉर्मूला रेडियस इज इक्वल टू 0.529, ऊपर होगा n स्क्वायर, नीचे होगा z, दिस इज n स्क्वायर बाई z, दिस इज द फॉर्मूला वी गेट फॉर रेडियस, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आएगा, 0.529 n स्क्वायर बाई z, ये एंगस्ट्रॉम रहेगा। ठीक है, दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला। यहाँ पुट करोगे, अगर n का वैल्यू पुट करोगे अगर 1 आप, तो निकलेगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, r1 निकल जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देना, और z क्या होगा, तो किस एटम के लिए निकालना चाह रहे हो आप। ठीक है, सो यहाँ हम लोग फाइंड करना है रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। तो फॉर्मूला क्या था, अभी आपके पास देखो, रेडियस का फॉर्मूला था आपको, दिस इज 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम था। यहाँ आपका z का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, यहाँ 1 पुट हो जाएगा, तो निकालना आपको फर्स्ट ऑर्बिट का r1, दिस इज 0.529 इंटू कितना होगा, 1 का स्क्वायर बाय 1 है, सो दिस इज इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर आप निकालते हो R2, यहाँ होगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम ये भी आएगा, तो दिस इज 0.529 इंटू 4 हो जाएगा, दिस इज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसी तरह से यहाँ निकाल सकते हो आप R3, यहाँ पुट कर देना 3 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। सो यहाँ आपको फाइंड करना है रेशियो, निकालना आपको रेडियस का। तो पहले बार देख लो कौन कौन सा है, पहले हम निकालते हैं आपका बेरिलियम के लिए। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कि रेडियस अगर निकालना है आपको थर्ड ऑर्बिट का, तो यहाँ R3 लिख दो आप, इसका निकालना है तो बेरिलियम का निकालना है, Be+3। फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू n स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बाई बेरिलियम के लिए क्या होगा एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4।
ठीक है। फिर निकालना आपको रेडियस किसका, फिफ्थ ऑर्बिट का, यहाँ R5 लिख दो। इसके लिए निकालना आपको है लिथियम के लिए, यहाँ लिख दो Li+2, Li+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 5 यहाँ पर ही है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लिथियम के लिए कितना एटॉमिक नंबर होगा, इट इज 3। रेशियो ले लो दोनों का, दिस इज R3 ऑफ बेरिलियम बाई R5 ऑफ लिथियम+2, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 27/100 आएगा। दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ को निकालना है सर्कमफेरेंस क्या होगा ऑर्बिट का, डायमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है, फोर्थ बार ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ, तो इसका आपको निकालना है, पहले तो निकालो आप रेडियस, निकालो आप फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है, तो R4 लिखो किसके लिए, दिस इज ऑफ बेरिलियम+3 के लिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका 0.529 इंटू n स्क्वायर, n यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर, और बेरिलियम में मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज 4। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 0.529 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका रेडियस निकल गया है, दिस इज 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सो 2.116 एंगस्ट्रॉम आ गया रेडियस आपका। रेडियस निकलने के बाद क्या करो आप निकाल दो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, r पुट कर दो, निकल जाएगा सर्कमफेरेंस। निकालना आपको डायमीटर है, दिस इज 2r। निकालना एरिया आपको है, एरिया कितना आएगा, πr², तो r को यहाँ पुट कर दो, यू गेट द आंसर। तो आपका दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको लिथियम का फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस दिया गया है x, और आपको बताना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम-2+ का रेडियस क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर यहाँ पर देखो दिया गया है, दिस इज 27x/50 इज द आंसर। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सम ग्राफ, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं ग्राफ, दिस इज रेडियस का फॉर्मूला क्या था, दिस इज Rn इक्वल टू 0.529 n² था फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पर रेडियस और z के बीच में कर्व को बताना है, रेडियस और 1/z के बीच में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रेडियस और n² के बीच में, और एक और कर्व यहाँ पर नाम रुका है रेडियस और n के बीच में, ठीक है। तो अगर बोले आपको हम इसमें क्या रिलेशन आएगा r और z में, देख सकते हो आप, r यहाँ रेडियस हो गया, दिस इज 1/z, तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये कुछ हो जाएगा कुछ इस तरह का, दिस इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो अगर देखते हैं यहाँ पर r और n² में क्या रिलेशन है, तो r है n² है, तो यहाँ z कांस्टेंट होगा, मतलब ये दोनों ग्राफ के लिए अगर बोले हम यहाँ अगर n वेरिएबल है तो इस दोनों पार्ट में z यहाँ कांस्टेंट होगा, और ये दोनों पार्ट में अगर यहाँ वेरिएबल अगर z किए हो आप, तो यहाँ पर कांस्टेंट n होगा, n इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर यहाँ z कांस्टेंट है तो आपको दिस इज, अगर इसको आप y मानते हो तो यहाँ पर आपके पास n² यहाँ पर ही है, दिस इज y इक्वल टू mx का कर्व यहाँ बन जाएगा, मतलब दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर r और n होगा तो क्या लिख लोगे यहाँ पर आप, दिस इज y इक्वल टू mx² हो जाएगा, मतलब दिस इज ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो क्या ऐसा कर्व बनेगा, सो दिस इज लाइक, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इसका रेडियस हम निकाल चुके हैं, दिस इज रेडियस, तो फॉर्मूला यहाँ पर मालूम है आपको, तो आपको मालूम था फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का mv r इक्वल टू nh/2π, ठीक है। यहाँ r को वैल्यू अगर पुट करोगे क्या निकल जाएगा आपका, v निकल जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू निकाल सकते हो आप, दिस इज nh/2π इनटू क्या हो जाएगा 1/m इंटू r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, तो nh हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2π mv होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r का वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ पुट कर दो आप इसका वैल्यू। सो यहाँ आ जाएगा n² h², और ऊपर आ जाएगा दिस इज 4π² mkZe², ठीक है।
सो ये आने के बाद इसको आप सॉल्व कर दो यहाँ पर ही, तो m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पाई एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, n भी एक कैंसिल हो जाएगा, h भी एक कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट हियर, यहाँ मिल जाएगा आपको दिस इज 2 पाई k होगा ZE स्क्वायर बाई n और h रह जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ देख लो आप, यहाँ केवल वेरिएबल क्या होगा, z होगा और n होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ अगर पुट करो आप, पुट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, तो v का फॉर्मूला क्या मिला था अभी आपको, जनरल फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर आप, दिस इज 2 पाई k हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई n इंटू h। तो पुट करने के बाद क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, तो v इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा आपको दिस इज 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 z बाई n हो जाएगा। दिस इज इन मीटर पर सेकंड। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ n कर दो आप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यहाँ 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में निकल जाएगा, उसका स्पीड क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट का निकल जाएगा। सो दिस इज इन मीटर पर सेकंड। अगर इसको आप चेंज करोगे सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना आप इसको 100 से, इतना चाहते हो इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो वो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा z बाई n, दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम इस प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। फॉर्मूला क्या था आपके लिए, फॉर्मूला था आपके लिए यहाँ पर वेलोसिटी का, दिस इज इक्वल टू 2.18 10 टू दी पावर 8 था, z बाई n था। ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो केवल आप, तो वैल्यू क्या आएगा, अगर बात करें यहाँ हम लोग लिथियम है, तो लिथियम के लिए z कितना होगा, तो z हो जाएगा 3, कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। इसको अगर यहाँ पुट कर दो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, इट इज 2.18 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लेना आप, फॉर्मूला बहुत आसान सा है, इसको बस यहाँ पुट कर देना, सॉल्व आ जाएगा आंसर। यहाँ आपको रेशियो निकालना है, सो दिस इज द आंसर। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ भी कुछ ग्राफ हो जाएगा। सो लेट अस सी द ग्राफ्स। तो अगर हम फॉर्मूला तो आपको मालूम है यहाँ पर ही, तो वेरिएबल यहाँ z और n है और वेलोसिटी है, एक तरफ वेलोसिटी लिख लो आप, एक तरफ लिख लो z, उसी तरह से एक तरफ यहाँ लिखो वेलोसिटी, एक तरफ n, और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी और एक तरफ हो जाएगा 1/n। तो ये इस वाले पार्ट में यहाँ अगर बोले तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ही आपका n कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या रिलेशन है देख लो आप, v और z में क्या रिलेशन है, यहाँ देख सकते हो क्या रिलेशन होगा v और z में, अगर ये कांस्टेंट होगा तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा यहाँ पर आपके पास। v और n में क्या रिलेशन होगा, v/1। फिर यहाँ देखो आप कि यहाँ वेरिएबल n है, मतलब इन दोनों पार्ट में कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ z कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, z कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो v और 1/n, तो यहाँ v है, यहाँ पे 1/n है, z तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx का फॉर्म बनेगा, मतलब दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ देखो v और n में, v और n क्या होगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दिस इज लाइक दिस। ठीक है,